हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है बायो के सारे स्टूडेंट्स के लिए। इधर वी टॉक अबाउट नीट और वी टॉक अबाउट पीजीटी और एनी अदर एग्जाम्स जहाँ पे बायोलॉजी की हमें नीड पड़ती है। ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम देखेंगे कि लाइफ का ओरिजिन किन चीज़ों से मिल करके हुआ है। ओके, कि क्या बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का। तो सेल सेल क्या है? इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे, जितने भी लिविंग है, सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसे हम एक बेसिक यूनिट बोलते हैं। जैसे कि हम घर बनाते हैं, हमें ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, तो वो एक बेसिक यूनिट है। ओके, वैसे ही किसी भी चीज को लिविंग बोलने के लिए मुझे मिनिमम सेल की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम सेल की। ओके, कि एक सेल तो होना ही चाहिए। अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल रही हूँ तो उसके पास सेल तो रहनी ही चाहिए। ओके, तो सेल को हम बोलते हैं कि इट्स द structural and functional unit of life and functional unit of life। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी, बहुत सारी नई नई चीजें बताई। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम सेल को क्यों बोल रहे हैं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों दुनिया में जितनी भी लिविंग चीजें बनी ये सारी सेल से बनी हुई है। अब एक सेल है, अब एक सेल है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। ओके, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। तो बेसिक यूनिट क्या हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? सेल। तो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का। ओके, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी नई नई चीजें बताई। किसी ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स और एग्रीगेट ऑफ सेल्स। ठीक है, या तो सेल से मिलकर बना हुआ या फिर एग्रीगेट ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेल्स से। ठीक है, सेल्स वेरी इन देयर शेप साइज एंड फंक्शंस। अलग अलग सेल्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक सेल से बने हुए, उनमें क्या होता है, एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, अलग अलग सेल्स को अलग अलग काम दिए जाएंगे। इस सेल्स का ये काम है, उस सेल का वो काम है, तो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये वही कह रहा है कि सेल्स वेरी इन देयर शेप साइज एंड फंक्शंस। ओके, based on the presence or absence of a membrane bound nucleus and other organelles, cell can be named as prokaryotes और यूकैरियोट्स। अब क्या बोल रहा है, जो बेसिक सेल होता है, अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है। तो अब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, किसी सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बेसिस पे मैंने ऑर्गेनिजम्स को दो तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। ठीक है, देखो बोल रहा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब अगर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन से बाउंड है, तो तब तो मैं उसको मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बोलूंगी, जो कि मुझे यूकैरियोट्स में मिलेगा। अब अगर न्यूक्लियस है लेकिन मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ये वाली मेम्ब्रेन नहीं है, तो मैं उसे प्रोकैरियोट बोल दूंगी। तो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है या नहीं, इस बेसिस पे मैंने ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। ठीक है, तो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है, कि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि ये जो डिवीजन हुआ है प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का, ये किस बेसिस पे हुआ है? सो दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ओके, नाउ द थर्ड, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम का एक साइंटिस्ट था, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसने सबसे पहली बार लाइफ सेल के बारे में बताया था। लाइफ सेल, ये क्वेश्चन भी आता है कि लाइफ सेल के बारे में किसने बताया। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम का साइंटिस्ट था जिसने लाइफ सेल के बारे में हमें बताया था। 4-5 मेन साइंटिस्ट के नाम हमें इसमें याद करने जो पूछे जाते हैं। जैसे कि एक रॉबर्ट ब्राउन था जिसने बाद में न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इसको याद कैसे रखेंगे,
ये एल आ रहा है ना इस साइंटिस्ट के नाम में, तो एल फॉर लाइफ सेल, ल्यूवेनॉफ ने लाइफ सेल के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन, एन आ रहा है, एन फॉर न्यूक्लियस। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि याद नहीं रहता एक साथ साइंटिस्ट के नाम जब दिए हुए होते हैं तो, ठीक है। तो एंटन वॉन न्यूमैन अपने लाइफ सेल के बारे में बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। और सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स मैंने किस बेसिस पे डिवाइड किया है कि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है कि नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए मैं उन्हें प्रोकैरियोट्स बोल रही हूँ, ठीक है। यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड है, ये न्यूक्लियस है और ये मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मैं इन्हें यूकैरियोट्स बोल रही हूँ, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, एक शेल्डन और श्वान नाम के साइंटिस्ट आया, ये है शेल्डन और ये है श्वान, ठीक है। इन्होंने बताया कि एक थिन लेयर रहती है सारे ऑर्गेनिजम्स में जिन्हें मैं सेल मेम्ब्रेन बोलती हूँ, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। श्वान ने बताया ये, और उसने क्या बताया कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल ये प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। शेल्डन और श्वान नाम का साइंटिस्ट आया, शेल्डन वाज द बोटानिस्ट और श्वान जूलॉजिस्ट था। इन्होंने सेल थ्योरी दी लेकिन उसको बाद में रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया और उसने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये सेल के और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। श्वान और शेल्डन ये चीज बता नहीं पाए थे कि नई सेल कहाँ से आ रही है, ठीक है। एक सेल तो है, दूसरी सेल कहाँ से बन रही है, कैसे बन रही है, तो इनकी थ्योरी को वर्च्यू ने मॉडिफाई किया और उसने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। और ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये दो स्टेटमेंट हमें याद रखने हैं बिकॉज ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये एक स्टेटमेंट था ओमनिसी सेल्यूला, ठीक है, ये वर्च्यू ने दिया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने, ठीक है। तो मतलब मॉडिफाइड सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है, जिसने क्या बोला था कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जितने भी सेल्स हैं वो सारी सेल्स और सेल के प्रोडक्ट्स से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ी बहुत साइंटिस्ट की बातें थी जो हमें याद रखनी है कि सेल थ्योरी लास्ट में दी किसने, जो हम अभी तक के चला रहे हैं, और उसके दो स्टेटमेंट क्या थे। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि इज दिस ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये ट्रू है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि सेल तो बेसिक यूनिट है लाइफ का, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये सब सेल से ही मिलकर के बनेंगे। और दूसरा, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एक सेल ही दूसरे सेल को जन्म दे सकता है ना, और कैसे आएगा दूसरा सेल, और तो कोई तरीका नहीं है दूसरे सेल के आने का, तो एक सेल के ही डिवीजन से दूसरा सेल आएगा, ठीक है, ये समझा। अब देखो प्रोकैरियोट्स के बारे में बता रहा है, न्यू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसलिए ये प्रोकैरियोट है। अब प्रोकैरियोट के अंदर कौन कौन आता है, बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे। और यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, ये तुमको सब में मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में मिलेगी, ये सेल वॉल। एनिमल में, एनिमल्स के सेल में तुम्हें सेल वॉल नहीं मिलेगी, मेरे और तुम्हारे में नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये बैक्टीरिया की आउटर लेयर होती है, ये बैक्टीरिया की सेल है, इसके सेल के सबसे बाहर ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो उसको प्रोटेक्शन के लिए मिला है, बैक्टीरिया को ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ये उसको प्रोटेक्शन के लिए मिला हुआ है। इसके अंदर होती है सेल वॉल और इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और इन तीनों को मिला करके हम एनवेलप बोल देते हैं, सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप किस चीज से मिलकर, एक तो हम देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बैक्टीरिया सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल बाहर से किस चीज से मिलकर के बनी हुई है,
ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब अगर ये बहुत हार्ड रहेगी तो मैं इसे कैप्सूल बोल दूंगी, अगर ये बहुत लूज रहेगी, लूजली फॉर्म रहेगी, तो मैं इसे स्लाइम लेयर बोल दूंगी। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की हो गई, कैसी, एक तो स्लाइम लेयर और एक कैप्सूल, ठीक है। अगर हार्ड है बहुत ज्यादा तो मैं उसे कैप्सूल बोल दूंगी। और नेचर को ये कैप्सूल देने की जरूरत क्यों पड़ी, बैक्टीरिया को रेजिस्ट, बैक्टीरिया ताकि कोई उसे मारना चाहे तो वो रेजिस्ट कर पाए, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए मिली। और अगर ये लूज रहेगी तो ये स्लाइम लेयर बोल दूंगी मैं इसे। अब इसके अंदर क्या रहता है, अब देखो ये ग्लाइकोकैलिक्स है, आउटर लेयर, इसके अंदर क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगी, ऐसे सेल वॉल रहेगी, और इसके अंदर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। और इन तीनों को मिलाकर मैंने सेल एनवेलप बोला है, सेल एनवेलप, ठीक है। तो ये वही बता रहा है प्रोकैरियोट्स में कि ग्लाइकोकैलिक्स रहेगी, सेल वॉल रहेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये क्या बोलना चाह रहा है। अब ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करी, तो उसको पता चला कि कुछ बैक्टीरिया जो स्टेन ले रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया जो स्टेन ले रहे हैं वो उसको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन ले रहे हैं और माइक्रोस्कोप पे हमें दिख रहे हैं, उन्हें तो मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दूंगी, ग्राम पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ग्राम स्टेन ले रहे हैं। और ये बताया किसने था, ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो जो स्टेन नहीं लिया उसको मैंने ग्राम नेगेटिव बोल दिया, इसने स्टेन नहीं लिया, ठीक है, इसने स्टेन नहीं लिया। माइक्रोस्कोप में जब मैंने स्लाइड प्रिपेयर करी, मैंने बैक्टीरिया डाला, मैंने स्टेन डाला, इसने स्टेन नहीं लिया तो मैंने इसको ग्राम नेगेटिव बोल दिया, इसने स्टेन ले लिया तो मैंने इसे ग्राम पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखो, मीजोजोम्स एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट का। मीजोजोम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये इनके बारे में बताता है, ठीक है। देखो लेट्स सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे एक्सटेंशन हो जाएगा इनका, ये ऐसे, इसे मैं मीजोसोम बोल दूंगी, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है इससे, ठीक है। जब भी ऐसे एक्सटेंशंस तुम्हें देखने को मिलेंगे तो ये एक्सटेंशंस नेचर ने बनाए इसलिए ताकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज चलेगी, ठीक है, सिक्रीशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीजोसोम्स के बारे में। मीजोसोम्स है क्या, ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर मीजोसोम्स, फाउंड इन, तो मीजोसोम्स आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं मीजोसोम्स बोलूंगी। और ये मुझे यूकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, ये मुझे प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोकैरियोट्स, ओके। मीजोसोम्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोकैरियोट्स। और ये ऐसे इनकी ऐसे एक्सटेंशन ये क्यों हो रहा है, इससे एक तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म होंगी। कैरेक्टरिस्टिक है ये प्रोकैरियोट्स का। मीजोसोम यूकैरियोट्स में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मीजोसोम यूकैरियोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये बैक्टीरिया के बारे में बता रहा है कि या तो मोटाइल हो सकता है या तो नॉन मोटाइल हो सकता है। मोटाइल मतलब मूव कर पा रहा है, नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर पा रहा है। तो उसके पास कोई स्ट्रक्चर होगा ना जिससे वो मोटाइल होगा, कुछ होगा ना उसके पास। तो फ्लैजिला, ये जो फ्लैजिलम है इसकी वजह से बैक्टीरिया मूव कर पाता है। तो जिसके पास है उसे मैं मोटाइल बोल दूंगी, जिसके पास एब्सेंट है उसे मैं नॉन मोटाइल बोल दूंगी। अब फ्लैजिलम बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है ये बैक्टीरिया में एक हो, ये ऐसे, या फिर हो सकता है दो हो, या फिर हो सकता है ऐसे बंच में हो ऐसे, या फिर हो सकता है किसी बैक्टीरिया में पूरा हो, पूरे सरफेस पे ऐसे हो, ठीक है। तो ये फ्लैजिलम बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। और ये फ्लैजिलम मोटिलिटी के लिए होते हैं बैक्टीरिया की। तो जिनके पास है उन्हें मैं मोटाइल बोलूंगी, जिनके पास नहीं है उन्हें मैं नॉन मोटाइल बोलूंगी, ठीक है। अब देखो फ्लैजिलम के तीन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। इसका डायग्राम हम देखेंगे आगे। तो ये बैक्टीरिया की मोटिलिटी में हेल्प करता है। पूछेगा प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलम कैसा रहता है। अब फ्लैजिला यूकैरियोट्स में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है, मूवमेंट के लिए, लेकिन वो उसमें फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी नहीं होती है, ठीक है। अब पिलाई और फिब्री एक नया स्ट्रक्चर है जो मिलता है हमें प्रोकैरियोट्स में। ये सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं और इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं पिलाई और फिब्रिय में, ठीक है। इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, मोटिलिटी के लिए रोल सिर्फ फ्लैजिलम का ही होगा, ठीक है। मोटिलिटी के लिए रोल फ्लैजिलम का होगा बस, मोटिलिटी के लिए रोल फ्लैजिलम का होगा।
और ये पिलाई और फैमिली अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। ये ऐसे सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये अटैचमेंट, जैसे रॉक वगैरह में किसी बैक्टीरिया को अटैच होना है तो ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। और फ्लैजिलम किस चीज में हेल्प करेगा? मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए। और पिलाई और फिब्री है अटैचमेंट के लिए। तो फिब्री और फ्लैजिला में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लैजिला के 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है। अब एक राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर है, इंक्लूजन बॉडीज है। अब जो राइबोसोम है, अब प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं मिलती है। ऑर्गेनेलीज मतलब कौन कौन सी हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। न्यूक्लियस तो चलो है लेकिन मेम्ब्रेनस नहीं है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। अब यूकैरियोट्स में तो ये सब मिलेंगे और यूकैरियोट में राइबोसोम भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो वो राइबोसोम है। अब तुमसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? नहीं है। न्यूक्लियस है? हाँ है, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं है उसमें। माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं है। गोल्जी बॉडी है? नहीं है। लेकिन राइबोसोम सब में मिलेगा, सब में मिलेगा। इसमें 70S मिलेगा, ठीक है। ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बनता है राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। और यूकैरियोट्स में तुम्हें 80S मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलेगा। ये एक कॉमन सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में मिलेगी। और इसमें बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, नहीं होती है इसमें मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स में बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और राइबोसोम देने की जरूरत क्यों पड़ी नेचर को? नेचर चाहता तो प्रोकैरियोट्स को राइबोसोम नहीं देता, बट क्यों दिया? क्योंकि यार राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करा रहा है ना। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का फंक्शन यही होता है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। तो उसकी जरूरत तो मुझे प्रोकैरियोट्स में भी पड़ेगी और यूकैरियोट्स में भी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि बस यूकैरियोट्स में ही मुझे प्रोटीन का सिंथेसिस कराना है और प्रोकैरियोट्स में नहीं कराना है। नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस कराने की जरूरत मुझे दोनों में पड़ेगी। इसलिए नेचर ने राइबोसोम ओवरऑल दिया है, प्रोकैरियोट्स को भी दिया है, यूकैरियोट्स को भी दिया है, ठीक है। लेकिन बाकी के मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है क्या प्रोकैरियोट्स में? नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एल फॉर लाइफ सेल, उसने लाइफ सेल के बारे में बताया। सेल थ्योरी क्या बोलती है कि ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। और एक सेल डिवाइड होकर दूसरी सेल बनाती है। चलो ये समझ में आया। प्रोकैरियोट्स के अंदर आता कौन कौन है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सारी चीजें प्रोकैरियोट्स के अंदर आती है। कौन सी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलेगी? दैट इज राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में 70S मिलेगा, यूकैरियोट्स में 80S मिलेगा, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स कौन है? मीसोसोम्स। मीसोसोम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स व्हिच आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्राम ने बताया कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव में क्यों बोल रही हूँ? जो स्टेन ले लिया वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसने स्टेन नहीं लिया वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फ्लैजिलम मोटिलिटी के लिए होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकता है। पिलाई और फिब्री अटैचमेंट के लिए है, ये याद रखना है, मोटिलिटी मार्क करके नहीं आना है। राइबोसोम दोनों में मिलेंगे। इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज के लिए होती है, ठीक है। ये ग्रैन्यूल्स और सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करेगी। ये देखो राइबोसोम्स के बारे में दिया है, 2 सब यूनिट से मिलकर के बनते हैं 50 एंड 30S। अब 50 + 30 80 करके नहीं आना है, 50 + 30 80 करके नहीं आना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको याद रखना है कि 70S बनाते हैं, 70S, ठीक है। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और ये पॉलीसोम्स के बारे में बता रहा है, पॉलीराइबोसोम्स और mRNA। ये क्या होता है? ये सिंगल mRNA की चेन है, समझो mRNA मैसेंजर आ रहे हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं ऐसे। तो एक सिंगल mRNA की चेन पे, सिंगल mRNA की चेन पे बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, बहुत सारे। ये याद रखना है कि सिंगल mRNA की चेन है, उसमें बहुत सारे राइबोसोम्स है, तो मैं उसे पॉलीसोम्स बोल दूंगी या फिर पॉलीराइबोसोम्स बोल दूंगी। पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत, और राइबोसोम्स मतलब राइबोसोम्स, तो पॉलीराइबोसोम्स बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA की चेन पे। फिर यहीं से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे ही होगा, mRNA की चेन पे
बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच कर जाएंगे। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर पॉलीसोम्स, ठीक है, या फिर व्हाट आर पॉलीराइबोसोम्स, तो ये याद रखना है कि टीआरएनए और सिर्फ आरएनए ये सब मार्क करके नहीं आना है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो ये एमआरएनए की चेन पे ही अटैच होगा, मैसेंजर आरएनए की चेन पे, तो ये एमआरएनए हमें याद रखना है और यहाँ पे राइबोसोम ऐसे अटैच होगा और फिर ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा इस मैसेज को यूज करके, ठीक है। तो पॉलीसोम्स हमें समझ में आया क्या होता है। अब क्या बोल रहा है, इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है, जिसमें ग्रैन्यूल्स स्टोर होते हैं, मैंने भी बताया, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, और गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं इनमें। ये वैक्यूल्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। गैस वैक्यूल्स भी प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स की इतनी बातें समझ में आई। इंक्लूजन बॉडीज, मीजोसोम्स क्या होते हैं, एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल का एक्सटेंशन मार्क करके नहीं आना है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। राइबोसोम 70S मिलेगा जो कि किससे मिलकर बना है, 50S एंड 30S, 50 + 30 80 नहीं करना है, इसको प्लस नहीं करना होता है, ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, यूकैरियोट्स में 80S मिलेगा। राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, दिस इज द ओनली ऑर्गेनेल व्हिच इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियस भी नॉट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन राइबोसोम आपको याद रखना है क्योंकि राइबोसोम यूकैरियोट्स में भी मिलेगा और वहां पे भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेगा, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये यूकैरियोट्स के बारे में बता रहा है। प्रोकैरियोट्स के बारे में उतनी चीजें एकदम अच्छे से याद हुई कि ग्राम साइंटिस्ट ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया, ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन लेता है, ग्राम नेगेटिव जो स्टेन नहीं लेता है। अब यूकैरियोट्स में कौन कौन आता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। कुछ याद आ रहा है क्या कि श्वान ने बताया था कि सेल वॉल इनका कैरेक्टरिस्टिक है, सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये एनिमल सेल, प्रोटिस्ट और फंजाई, अब ये चारों यूकैरियोट्स में आते हैं। अब इसके एग्जांपल हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा है। अब एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया सेल मेम्ब्रेन को लेकर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये हमारे बॉडी में जितना भी एक्सचेंज वगैरह का प्रोसेस होता है ना, ये कोई सेल है, इस सेल को मुझे ग्लूकोज देना है, ऑक्सीजन देना है, कोई और सब्सटेंस देना है, या फिर कुछ ट्रांसपोर्ट कराना है, इन सारी चीजों के लिए ये सारी चीजें ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन अगर पूछा जाए तो उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम है मेन, मतलब ये परमिएबल होता है और सब्सटेंसेस को अंदर से बाहर ले जाने का काम करता है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये मूवमेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेल वॉल से होगा क्या, नहीं होगा, एनिमल में तो सेल वॉल मिलती ही नहीं है, हमारे में सेल वॉल मिलेगी क्या, मेरे और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसमें सेल वॉल मिलेगी नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो बस रहती है, ये सेल है, ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये। अब जो भी मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का, आयंस का, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, ये कुछ चीजों को लेके परमिएबल होगी, परमिएबल मतलब इजीली पास होने देगी, और कुछ सब्सटेंसेस को लेके इम्परमिएबल होगी, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि परमिएबल कैसे है और इम्परमिएबल कैसे है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताने के लिए एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया जो क्या बोलता है देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया, ये साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है। इसने क्या बताया कि देयर इज बाइलिपिड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाइलिपिड मतलब दो लेयर है, बाइलिपिड किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, विद इन 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन, ये ऐसे प्रोटीन के चैनल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, और विथ कोलेस्ट्रॉल, थोड़े थोड़े से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल्स होंगे, थोड़ा थोड़ा सा ग्लाइकोप्रोटीन होगा, ये ऐसे, और ये ग्लाइकोलिपिड। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोल रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर की बनी हुई है,
और इसमें ऐसे प्रोटीन्स एम्बेडेड है, ऐसे प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्यों बनाए गए हैं? ये मूवमेंट वगैरह के लिए, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम, मूवमेंट वगैरह के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्लाइकोप्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल क्यों दिया गया? हमारे, अगर हम यूकेरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये मेजर तो ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है, मेजर मेजर ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है, मतलब इस बाइलेयर में जो मेजर कंटेंट है वो ग्लाइकोलिपिड का है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा स्ट्रेंथ के लिए दिया गया है, ऐसे ऐसे याद रखो, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बहुत कम परसेंट में रहता है, ये स्ट्रेंथ के लिए दिया गया है, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इजीली खराब ना हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथ देना पड़ेगा ना, और थोड़े बहुत प्रोटीन्स दे दिए उसे। लेकिन मेजर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी है? लिपिड से, ग्लाइकोलिपिड से। अब ये बनता कैसे है ग्लाइकोलिपिड? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मॉडिफाई होगा गोल्जी एपरेटस में और ग्लाइकोलिपिड बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बोल रहा है, ये तो प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में बताया गया, ये हम बाद में देखेंगे। ये सेल वॉल के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। सेल वॉल प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट का, ठीक है, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या करता है? शेप देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराता है, और सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का बना हुआ है, ठीक है। अब ये तो अलग अलग में अलग अलग चीजों से बना हुआ है, जैसे प्लांट में तुम देखोगे तो प्लांट में तुम्हें पेक्टिन प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब एल्गी की सेल वॉल में मिलता है, तो ये तो हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। पैक्टीन और पैक्टीन्स वगैरह हमें प्लांट में मिलेगा, पी फॉर पैक्टीन, पी फॉर प्लांट, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट आपको एल्गी में मिलेगा, ठीक है। अब दो सेल वॉल के बारे में बता रहा है, ये एक प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बता रहा है, एक सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में बता रहा है। अब ये देखो क्या बोल रहा है कि इन अ यंग प्लांट सेल केपेबल ऑफ ग्रोइंग टिल सेल मैच्योर्स, मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल में, ये केपेबल रहती है ग्रो करने के लिए जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती, मतलब द मोमेंट ये मैच्योर हुई, ओल्ड हो गई, ठीक है, फिर ये काम नहीं कर पाएगी। जब तक ये यंग रहेगी ये सिर्फ तब तक ही काम करेगी। ग्रो ग्रो कब तक ही करेगी? एक सर्टेन लिमिट तक ये ग्रो करेगी, सर्टेन लिमिट तक ये ग्रो करेगी। जैसे ही ये मैच्योर हो गई ये ग्रो करना बंद कर देगी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल, फिर ये सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर आ जाएगी। तो अभी प्राइमरी सेल वॉल सब कुछ ग्रोथ ग्रोथ का काम कर रही थी, जैसे ही ये ओल्ड हो गई, बूढ़ी हो गई अब ये सेल, तो यहाँ पे अंदर एक सेकेंडरी सेल वॉल बन रही होगी। तो जैसे ही ये बूढ़ी होगी तो ये अपना काम करना बंद कर देगी, फिर ये सेकेंडरी सेल वॉल जो बन रही थी दिस विल एक्ट एज अ प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद ग्रोथ का काम ये करेगी। अब ये तो चली गई, ये वाली चली गई बाहर वाली, ये अंदर वाली है, ठीक है। अब ये प्राइमरी बन गई, अब इसके अंदर फिर एक सेकेंडरी सेल वॉल बनना चालू होगी। जैसे ही ये बूढ़ी हो जाएगी फिर ये काम करने लगेगी, ये एज अ प्राइमरी वर्क करेगी। तो ये यही बोल रहा है कि सेल वॉल एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो जब तक कि यंग है तब तक कि वो ग्रोथ वगैरह कराने का काम करेगी। द मोमेंट वो ओल्ड हो गई, सेनेसेंस हो गया, तब जो अंदर सेकेंडरी सेल वॉल जनरेट हो रही थी फिर वो प्राइमरी सेल वॉल का काम ले लेगी, फिर वापस अंदर एक सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगेगी, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है। मिडिल लैमेला सेल्स को कनेक्ट, ग्रुप नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, जो कि कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बनता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट हमें एल्गी में मिलता है, ठीक है। और एक प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। मिडिल लैमेला देखो कैसी होती है, ये सेल वॉल है, ये बीच में मिडिल लैमेला है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? ये तो सेल वॉल है और ये बीच में मिडिल लैमेला है जो कि कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई है, ठीक है। ये नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करती है, इसका डायग्राम देखेंगे हम, नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करेगी और बीच में से प्लाज्मोडेस्माटा बना हुआ रहता है जो दो नेबरिंग साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, ऐसे, ठीक है। इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करने का काम मिडिल लैमेला करेगी और दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, ये करेगा। ये देखो ये लिखा है द सेल वॉल, मिडिल लैमेले
may be transversed by plasmodesmata which connects the cytoplasm of neighboring cells. ठीक है, ये जैसे सेल है, ये मिडिल लैमेला है और ये लेट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफर्स करके प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे जाएगा ट्रांसफर्स, ठीक है, ये वही बोल रहा है कि द सेल वॉल मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, ये नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को ऐसे कनेक्ट करेगा, ये ऐसे, ठीक है। सेल वॉल के बारे में पता चला कि प्राइमरी सेल वॉल जब तक ये यंग रहेगी तब तक ये वो काम करेगी, जब वो ओल्ड हो जाएगी तो अंदर जो सेकेंडरी सेल वॉल बन रही होगी वो प्राइमरी का काम ले लेगी, तो अब सेकेंडरी वाली प्राइमरी बन गई, अब प्राइमरी वाली अपनी काम करिए, उसके अंदर फिर से एक सेकेंडरी लेयर आ रही है, ठीक है। मिडिल लैमेला हमें पता चल गया कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है जो कि नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करता है, प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्म्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से बता रहा है, क्या बोल रहा है ये, the cell membrane also known as the plasma membrane or cytoplasmic membrane is a biological membrane that separates the internal of all cells from the outside, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल का इंटरनल है और ये बाहर का पार्ट है तुम्हारा, तो ये वही बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस and organic molecules and controls the movement of substances in and out of the cell. मैंने भी बताया था ये selectively permeable होती है, कुछ कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ कुछ चीजों को नहीं जाने देगी, ठीक है, तो इसलिए मैं इसे selectively permeable बोल रही हूँ और ये अलाउ करती है आयंस के मूवमेंट को, ठीक है। The basic function of the cell membrane is to protect the cell from its surroundings, ठीक है, प्रोटेक्ट तो करेगी बट इसका मेजर फंक्शन आयंस के मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। It consists of phospholipid bilayer with embedded proteins, ये मैंने बताया था, ये phospholipid bilayer होती है और यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन, ये ऐसे, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। Cell membranes are involved in variety of cellular processes such as cell adhesions, ion conductivity, cell signaling, and serve as the attachment surface for several extracellular structures including the cell wall, glycocalyx, and the intracellular cytoskeleton. Cell membranes can be artificially, तो अब देखो ये क्या कह रहा है, अब क्योंकि हमारे सेल में ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका बहुत सारा फंक्शन है, एक तो ये आयन के एक्सचेंज के लिए हेल्प कर रही है, ठीक है, बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और क्या बोल रहा है, सर्व्स एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर, अटैचमेंट के लिए हेल्प कर रहा है, अब यहाँ पे कोई सब्सटेंस आके अपना अटैच करेगा, ये जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सेल सिग्नलिंग कैसे जाती है, एक सब्सटेंस आएगा यहाँ पे अटैच होगा, कुछ पंप्स खुलेंगे, कुछ किस चीज की मूवमेंट अंदर होगी, किस चीज की मूवमेंट बाहर होगी, तो ये तो एक काफी लंबा प्रोसेस है, ठीक है, तो ये सारे जो मेजर प्रोसेसेस है ये अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हो रहे हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही हो रहे हैं ये सारे। अब देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन can be considered as a two-dimensional liquid in which lipid and protein molecules diffuse more or less easily, okay, although the lipid bilayers that form the basis of a membrane do indeed form two-dimensional liquid by themselves, the plasma membrane also contains a large quantity of protein which provide more structures. Example of such structures are protein complexes, pickets, and action based cytoplasm, potentially liquid draft, ठीक है, ये तो हमारे अभी फिलहाल काम का नहीं है, तो बेसिक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड हमारे पास आया कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी बॉडी ने उसको मॉडिफाई करके उसको ग्लाइकोलिपिड बनाया और वहां से हमारे पास ग्लाइकोलिपिड आ गया, ठीक है। ये देखो ये बता रहा है, ये बाइलेयर हो गई लिपिड की, ठीक है, ये इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, ये देखो ये पेरिफेरल प्रोटीन दिखा रहा है, ये देखो कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल बने हुए हैं, कहीं कहीं पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये सेल का बाहर वाला मेम्ब्रेन का बाहर वाला साइड है जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये साइटोप्लाज्म वाला साइड है, मतलब ये सेल ऐसे बनी हुई है,
ये ऐसे बनी हुई है समझो, ये सेल का बाहर वाला साइड है, ये सेल का अंदर वाला साइड है, ठीक है। ये देखो कहीं कहीं पे थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। और ये दो प्रोटीन्स, एक इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन चैनल्स है मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स रहेंगे, उन्हें तो ऐसे ही पास होने देगा, ठीक है। वाटर डिफ्यूजन से मूव हो जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। और कुछ ये जो चैनल प्रोटीन्स है, कुछ जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन चैनल प्रोटीन से मूव करेंगे, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन। अब अगर किसी चीज का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, तब तो एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लो टू हाई हो रहा है तो मुझे एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा वाले से कम में डालोगे तो अपने आप फ्लो होगा ना, इस वाली ग्लास में ज्यादा पानी है, तुम इसमें डाल रहे हो ज्यादा पानी, तो अपने आप फ्लो होगा, इसमें तुम्हें एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओवरफ्लो अपने आप हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कम से ज्यादा में डालना है तो तुम्हें एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एटीपी बनाता कौन है? पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। तो सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया, जिसमें बताया कि सेल मेम्ब्रेन दो ग्लाइकोलिपिड से बनी हुई है, बाइलेयर है, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत कंटेंट कार्बोहाइड्रेट का भी है, कोलेस्ट्रॉल का भी है, दो प्रोटीन्स है, एक इंटीग्रल प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बने हुए हैं, प्रोटीन चैनल्स सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए, जो कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स रहेंगे, वो डायरेक्ट मूव कर जाएंगे, ठीक है। उन्हें कोई प्रोटीन चैनल्स की और इन सारी चीजों की और एटीपी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मूव कर जाएंगे, ठीक है। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें एक जानो जो तुम्हें याद रहनी ही चाहिए। एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, ऐसा नहीं दिखता है, तुम लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये उसकी मेम्ब्रेन रहेगी, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये ना न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा चिपका हुआ रहता है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहेगा, न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में रहेगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें, यूकेरियोट सेल की अगर मैं बात करूं, तो देखो उसमें क्या होता है। ये सेल है, लेट से ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ इस तरीके से समझो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और बीच बीच में ऐसे पोर होता है, ऐसे ऐसे पोर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, सारी चीजें तो यहाँ अंदर रहती है। अब इस न्यूक्लियर पोर इसलिए बनाया गया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अगर, तो यहाँ पे ऐसे बीच बीच में पोर है, ऐसे ये ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, ठीक है। इस पोर से ये आरएनए यहाँ पर आया, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ सा रहेगा, उसके ऊपर राइबोसोम रहेंगे। जैसे ये अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे उसमें राइबोसोम्स रहेंगे ऐसे, और ये स्मूथ है तुम्हारा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको मैं रफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, ठीक है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है और इसे डॉट 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 ऐसे समझ लो, राइबोसोम्स इसके ऊपर चिपके हुए हैं। अब ये यहाँ से आरएनए आया, इसको मिला, ये यहाँ पे अपना प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, ठीक है। और ये जो स्मूथ वाला है, ये क्या बनाएगा? ये स्टेरॉइड्स वगैरह बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये लिपिड बनाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स है ना, एक रफ है एक स्मूथ है, तो स्मूथ वाले में तो कोई राइबोसोम नहीं रहेगा उसके सरफेस पे, अपीयर्स स्मूथ, हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, अपीयर्स रफ, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो लिपिड और स्टेरॉइड्स आए स्मूथ वाले से, रफ वाले में क्योंकि राइबोसोम था और राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, तो उसने प्रोटीन सिंथेसिस कराया। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। गोल्जी apparatus,
कैमिलियो गोल्जी ने पहली बार इसको देखा था और इसको पैकेजिंग यूनिट बोलते हैं हम। मेक्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड और स्टेरॉइड्स वगैरह सब कुछ आया। ठीक है, जिसको मॉडिफाई करने का काम गोल्जी एपरेटस ने किया। मतलब क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी एपरेटस बनता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बोला कि मैं तो तुझे लिपिड वगैरह बना के दे दूंगा, गोल्जी एपरेटस ये तू रख, आगे का काम तुझे करना है। तो गोल्जी एपरेटस आगे का क्या काम करेगा, ये इसके वेसाइकल्स इसको रिसीव करते हैं। गोल्जी एपरेटस में के वेसाइकल्स ये लिपिड को, जैसे मानो इसने रिसीव किया, इसे रिसीव किया। ठीक है, रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा, जाएगा, उसका सिस और ट्रांस फेज होता है, सिस और एक ट्रांस फेज होता है। ये सिस फेज से कलेक्ट करेगा, ट्रांस फेज में ले जाके बाहर भेज देगा आगे। ठीक है, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, सिस्टर्नी में उसका मॉडिफिकेशन होगा। लिपिड आया था, ग्लाइकोलिपिड बन के निकलेगा ट्रांस फेज से। तो गोल्जी एपरेटस का एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज में वेसाइकल के थ्रू उसने रिसीव किया लिपिड, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका सिस्टर्नी में, और ये ट्रांस फेज से उसने रिलीज कर दिया। ठीक है, तो जो गोल्जी एपरेटस उसको बनाया किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके क्लोज एसोसिएशन में है, एक तो न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर से जो भी मटेरियल्स मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भेजना है उसके प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस के लिए, वो मैंने भेजा। तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपने रफ और स्मूथ वाले ने अपना अपना काम किया, उन्होंने अपने सब्सटेंसेस को आगे गोल्जी एपरेटस को पास कर दिया और गोल्जी एपरेटस ने उन्हें मॉडिफाई करके आगे भेज दिया। ठीक है, अब देखो एक होता है लाइसोसोम्स, इसको मैं सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस, ठीक है, जो कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स का हमें पता चल गया सुसाइडल बैग्स होते हैं और इनके पास 50 से भी ज्यादा एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस। ठीक है, जो कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। अब एक आया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, देखो प्लांट सेल में 90% से भी ज्यादा वॉल्यूम वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा, 90% से ज्यादा वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा। वो वैक्यूल के बाहर एक ऐसी लेयर होती है जिसको मैं टोनोप्लास्ट बोलती हूँ। टोनोप्लास्ट इज द वैक्यूल मेम्ब्रेन। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलेगा एक्सक्रीशन के लिए और ये फूड वैक्यूल एनगल्फिंग के लिए। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखो प्लांट सेल है ये देखो ये कितना बड़ा वैक्यूल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास। ठीक है, प्लांट सेल, हाँ नहीं प्लांट सेल की बात करिए, इसके पास मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ये गोल्जी एपरेटस हो गया, ये देखो न्यूक्लियस की क्लोज एसोसिएशन में। ठीक है, और ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ, ये वाला स्मूथ, ये लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स। ठीक है, तो ये सारे क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, ये सारे क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। वैक्यूल्स तुमको यहाँ एनिमल सेल में दिख रहा है क्या, ढूंढो, वैक्यूल दिख रहा है कहीं, तो वैक्यूल एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा, प्लांट सेल्स में बस मिलेगा। और वैक्यूल की बाहर वाली लेयर को मैं टोनोप्लास्ट बोलती हूँ। ठीक है, जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट अलाउ करता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये देखो ये प्लांट की सेल में सेल वॉल, यहाँ पे कहीं पे सेल वॉल दिख रही है, तो सेल वॉल सिर्फ इसमें मिलेगी प्लांट में, एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं मिलेगी, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं मिलेगी, प्लांट में सेल वॉल मिलेगी। और प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा ही, राइबोसोम मिलेगा ही, क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल, ये देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसवर्स तरीके से बना हुआ, ये भी बताया था मैंने। ये देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये नेबरिंग साइटोप्लाज्म्स को कनेक्ट करेगा। ये बीच वाली लेयर मिडिल लैमेला, ये बाहर वाली सेल वॉल। ठीक है, समझा। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिल रहा था, वैक्यूल मिल रहा था, सेल वॉल मिल रही थी, इसमें हमें सेंट्रियोल मिलेगा। ठीक है, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा।
और प्रोकैरियोट्स में तो वैसे भी नहीं रहेगा, प्रोकैरियोट्स में तो ये चीजें वैसे भी नहीं रहेगी, ठीक है। वैक्यूल का काम क्या है? ये वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सैप, इन सारी चीजों को स्टोर करता है, ठीक है, इन सारी चीजों को ये स्टोर करता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस रहता है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल होती है हमारे बॉडी में, रेड ब्लड सेल, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है आरबीसी में। ये क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी में कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा? तो आरबीसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक, ठीक है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी में, हमारी बॉडी में जो आरबीसी है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। देखो अब आगे क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसेस एनर्जी कैप्सूल्स, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डबल मेम्ब्रेनस होता है स्ट्रक्चर, इनर कंपार्टमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग और क्रिस्टी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये मैंने मेसोजोम्स में भी बताया था कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे, ये से क्रिस्टी बनाएगा, और इनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, टीसी, ये सारी चीजों के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक चीज, माइटोकॉन्ड्रिया को ना हम सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन दिखा रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन कैसे फोल्डिंग हो गई, ये देखो, ये क्रिस्टा बन गया, ये, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये बीच का जो पार्ट दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है, मतलब ये बीच, ये ऐसे, तो ये बीच का जो पार्ट है, ये खाली वाला, ये पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग बन गई, ये ऐसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ एंजाइम्स यहाँ स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे ये, ठीक है। ये तो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें याद क्या रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है ना, डबल मेम्ब्रेनस, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। दूसरा, तीसरा, इसके पास इसका खुद का डीएनए भी होता है, मतलब एक सेल है, सेल के पास एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास तो अपना डीएनए आरएनए जो है वो तो है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी पास अपना डीएनए होगा, अपना आरएनए होगा, वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोल सकती हूँ, सेमी ऑटोनोमस। तो ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसके पास, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ठीक है। और ऐसे ही एक क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट में जो मिलता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये भी सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। इसके पास भी इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, आरएनए होगा, राइबोसोम होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। और सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स मैंने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सेल, सेल के पास खुद का डीएनए तो है, सेल के पास एक खुद का राइबोसोम भी होगा, और सेल के पास इधर न्यूक्लियस में आरएनए डीएनए भी है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट बैठा हुआ है उसके पास भी उसका डीएनए और आरएनए है, ठीक है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी उसका खुद का डीएनए और आरएनए भी है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आरबीसी में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। ये देखो, इस डायग्राम में अच्छे से इलेबोरेटेड फॉर्म में दिखाया है, ये देखो, ये इनफोल्डिंग्स, ये जो बनी हुई है, ये क्रिस्टी, और ये देखो, ये बीच बीच में राइबोसोम्स है,
और ये पूरा एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेल के पास भी तो इसका खुद का भी तो राइबोसोम होगा, देखो। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसका खुद का एक राइबोसोम है, उसका खुद का डीएनए भी है, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट मैट्रिक्स, ये क्रिस्टी। अब यहाँ पे बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे चलता है, क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। ये सब तो हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, डबल मेम्ब्रेनस होगा, ठीक है, और सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होगा। सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर क्यों है, ये चीज समझ में आई। अब देखो ये प्लास्टिड्स के बारे में बता रहा है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के अंदर तीन चीजें आएगी, क्लोरोप्लास्ट आएगा, एक क्रोमोप्लास्ट आएगा और एक ल्यूकोप्लास्ट आएगा। अब ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज फॉर्म में है, समझ लो, जैसे एमाइलोप्लास्ट है, स्टार्च स्टोर करके रखेगा, इलायोप्लास्ट है, फैट और ऑयल्स वगैरह स्टोर करके रखेगा, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट है जो कि प्रोटीन को स्टोर करेगा। अब ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट, मैंने बताया था कि भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ये देखो ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर ना ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे थाइलाकॉइड्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे, ऐसे फ्लैटेंड सैक, फ्लैटेंड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे मैं थाइलाकॉइड बोलूंगी, थाइलाकॉइड्स, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एक तो डबल मेम्ब्रेनस होता है, आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, और ऐसे फ्लैटेंड सैक्स होंगे ऐसे, ठीक है। और जब ये मैंने ऐसे असेंबल कर दूंगी, कॉइन्स होते हैं ना छोटे छोटे, मैंने उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, तो वो एक कॉइन फ्लैटेंड सैक थाइलाकॉइड समझ लो, एक कॉइन। और मैंने बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए, ठीक है, तो वो ग्रैनम बन जाएगा। ये देखो, ये बहुत सारे कॉइन्स रख दिए मैंने, तो ये ग्रैनम बन गया, ठीक है। अब ये बहुत सारे ग्राम है, ग्राना, ये ऐसे एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, ये स्ट्रोमा लैमेले से, ये देखो स्ट्रोमा लैमेले, तो ये ऐसे, ये देखो ये एक क्या है, थाइलाकॉइड है, इनको मैंने बहुत सारे को एक साथ लगा दिया, तो ये ग्रैनम बन गया, ठीक है। और ये दोनों कनेक्ट किससे हो रहे हैं, स्ट्रोमा लैमेले से, ठीक है। और ये जो खाली वाला पार्ट है तो स्ट्रोमा है, ये खाली वाला ग्रीन पार्ट, और बाकी जगह थाइलाकॉइड से जो कि एक साथ अरेंज्ड है, तो मैंने उसको ग्रैनम बोल दिया, ठीक है। और एक चीज, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास आरएनए भी होगा, राइबोसोम्स भी होगा, ठीक है। राइबोसोम्स ये पूछता है कि मेड अप ऑफ व्हाट, तो आरएनए और प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन लिख के मत आना, और सिर्फ आरएनए, और आरएनए में भी वो ऑप्शन देता है एमआरएनए, टीआरएनए, ये सब मार्क नहीं करना है, ये सब मार्क नहीं करना है। ऑप्शन में अगर आरएनए दिया हुआ है तो आरएनए मार्क करेंगे और प्रोटीन मार्क करेंगे, ठीक है। आरएनए प्लस प्रोटीन, तो राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ एटीएस, ठीक है, एटीएस। एस का मतलब क्या होता है, ये एस का मतलब, ये भी एमसीक्यू में पूछता है कि एस का मतलब क्या होता है, तो एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, स्वेटबर्ग्स यूनिट भी बोलते हैं इसे हम। और ये साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। और ये जो कोएफिशिएंट है, ये इनडायरेक्ट मेजर करता है डेंसिटी और साइज को, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, डेंसिटी एंड साइज, ठीक है। साइटोस्केलेटन, सेल का साइटोस्केलेटन कैसे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन याद रखना है हमें इसमें। नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का मिलकर बना हुआ है, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, साइटोस्केलेटन हमें देख के ही समझ में आ रहा है, मोटिलिटी में हेल्प करेगा एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। तो शेप, मोटिलिटी, इन सारी चीजों के लिए इसका रोल आएगा। दूसरा, सीलिया एंड फ्लैजिला, प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी से मिलकर के बना हुआ था। यहाँ पे इसका डायग्राम देखते हैं अभी हम, ये देखो सीलिया फ्लैजिला इसमें कैसा बना हुआ है, ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्वेश्चन पूछता है कि यूकैरियोट्स में सीलिया और फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है या नहीं, तो है। ये देखो ये ग्रीन कलर से बना हुआ है,
9+2 अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, 9+2 अरेंजमेंट। और जो प्रोकैरियोट्स में था उसमें फिलामेंट हुक बेसल बॉडी देखा था हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, ये ऐसे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे अरेंज रहते हैं ऐसे। तो ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बीच में 2, ठीक है। ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये ऐसे रेडियल स्पोक्स के थ्रू कनेक्टेड है सेंट्रल शीथ से, ये है सेंट्रल शीथ, ठीक है। ये ब्रिज है, ये रही तुम्हारी सेंट्रल शीथ, ठीक है। इन दोनों को हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे, और ये वाला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ये 9 पेयर्स प्लस 2, तो मैं इसको 9+2 अरेंजमेंट बोलती हूँ, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट्स में है ये 9 प्लस सेंट्रल शीथ के यहाँ पे जो है ये 2 प्लस ये ब्रिज से कनेक्टेड है। और ये सारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे कनेक्टेड है, सेंट्रल शीथ से रेडियल स्पोक्स के थ्रू, ठीक है। और इसके कोर वाले पार्ट को मैं एक्सोनीम बोल दूंगी, ठीक है। और दूसरा, दिस इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि इज दिस कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नॉट, यस इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कभी कभी ये भी पूछता है कि 9+2 अरेंजमेंट इज सीन इन, तो 9+2 अरेंजमेंट इज सीन इन सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। ये देखो, उसके कोर को हम एक्सोनीम बोलते हैं, कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम, has 9 pairs of doublets of the microtubules on peripheral and 1 pair in the center, 9+2 array emerged from centriole like structure called basal bodies। मतलब सीलिया और फ्लैजिला आया कहाँ से, बेसल बॉडी से। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर एक होता है बेसल बॉडी, जहां से सीलिया एंड फ्लैजिला आया, और आगे चल के तुम पढ़ोगे कि सेंट्रियोल जो होता है वहां से बेसल बॉडी आई, मतलब सेंट्रियोल से बेसल बॉडी आई, बेसल बॉडी से सीलिया एंड फ्लैजिला आया। जैसे हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा था, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडी आया, ठीक है। अब देखो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में मिलेगा, तो सेंट्रोसोम कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच सेंट्रियोल हैज अ कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस, इसका कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है। देखो, each centriole has a cartwheel like organization with 9 evenly spaced microtubules, triplets। वहां पे आपने देखा था डबलेट्स के फॉर्म में था, यहाँ पे ऐसे ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होगा ऐसे, और ये एसी लिंकर्स से लिंक होगा, एसी लिंकर ऐसे 9 रहेगा, बीच में कुछ नहीं रहेगा, 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। तो 9 इवनली स्पेस्ड माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स 3 है, कनेक्टेड टू सेंट्रल हब, बीच में एक सेंट्रल हब रहता है बाय रेडियल स्पोक्स, यहाँ पे भी ऐसे रेडियल स्पोक्स आएंगे और ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। प्रोड्यूसेस स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो ये ऐसे स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है ये ऐसे, ये सेंट्रियोल का काम है, ठीक है। प्रोड्यूसेस स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पिंडल एपरेटस बनाता है ये ताकि ये डॉटर सेल्स यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाए, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स हमें सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट हमें प्लांट सेल में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट डबल वॉल्ड है। सीलिया और फ्लैजिला का यूकैरियोट्स में अपीयरेंस कैसा रहेगा, 9+2 अरेंजमेंट रहेगा, सेंट्रियोल का 9+0 अरेंजमेंट रहेगा। सीलिया और फ्लैजिला में हमने डबलेट्स देखा था, डबलेट्स, सेंट्रियोल में ट्रिपलेट्स रहेगा, और ये सेंट्रल हब से कनेक्टेड रहेगा। और सीलिया फ्लैजिला में ये जो रेडियल स्पोक्स है वो सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होंगे, और यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स और रहेंगे, ठीक है। तो ये समझा। अब ये देखो, ये न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है, यूकैरियोट्स में हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन रहेगी, और सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। ये क्लोज एसोसिएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है ना, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में नहीं था, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने बताया था बीच में से पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए, ये देखो ये न्यूक्लियर पोर,
ये न्यूक्लियर पोर से सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर, ये ऐसे न्यूक्लियर पोर होता है, ठीक है। अंदर देखो एक न्यूक्लियोलस रहेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियोलस रहेगा, ये बीच का जो पूरा पार्ट है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। ये वाला न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर बीच में, ठीक है। और ये क्रोमैटिन, ये थ्रेड लाइक मटेरियल क्रोमैटिन, ठीक है। देखो अब ये क्या बोल रहा है, क्रोमैटिन नेम्ड बाय फ्लेमिंग, न्यूक्लियोलाई, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, एक्टिव आरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलाई में होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में किसको किसको बोलूंगी, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म में किसे बोलूंगी, ये सेल है, समझ लो। तो ये बीच का जो पार्ट है उसमें साइटोप्लाज्म बोल दूंगी। तो वैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के इस साइटोप्लाज्म में कौन कौन आ रहा है, क्रोमैटिन के थ्रेड्स आ रहे हैं और न्यूक्लियोलाई आ रहा है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म किस क्या क्या है, एक तो न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमैटिन, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, जो 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 दो चीजें दिख रही है वही चीजें आ रही है, एक ये न्यूक्लियोलस और ये क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये से दो मेम्ब्रेन होती है, ये बीच वाला पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, यहाँ पे बीच बीच में पोर है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। क्रोमोसोम्स डीएनए और स्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है, तो हमें पता है। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड इज नोन एज काइनेटोकोर्स, ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नो न्यूक्लियस इन एरिथ्रोसाइट, आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स इन वैस्कुलर प्लांट्स, ये क्वेश्चन पूछता है। आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ठीक है। तो नो न्यूक्लियस इन एरिथ्रोसाइट, आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, तो इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रोमियर्स, हमने चार टाइप में डिवाइड कर दिया इसे। मेटासेंट्रिक किसको बोलेंगे, जिसमें सेंट्रोमियर बीच में रहेगा, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक एक साइड है, एक साइड है, ठीक है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये हो गया टीलोसेंट्रिक, ये हो गया एक्रोसेंट्रिक, ये सब हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक के हमने क्या देखा, प्लांट और एनिमल, यू प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी, प्रोकैरियोट्स के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया, ठीक है। अभी प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या क्या था, सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मिलेगा, सेल वॉल प्लांट सेल में मिलेगी, प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में मिलेगा, मिडिल लेवल प्लांट सेल में मिलेगा, वैक्यूल प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक है। ये रेटिकुलम वगैरह सब में मिलेंगे, इधर गोल्जी एपरेटस मिलेगा ही, माइक्रोवेल मिलेगा ही, पेरोक्सोसोम लाइसोसोम्स राइबोसोम्स ये सारे मिलेंगे ही, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें तुमको याद क्या रखना है कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, हाँ, यस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए राइबोसोम्स ये सारी चीजें इसमें मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, हाँ है, उसके पास भी डीएनए मिलेगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट में हमें डबल सर्कुलर डीएनए मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में मुझे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, ठीक है। तो ये सेल का बहुत बेसिक कंप्लीट हो गया है हमारा, बहुत डिटेल में अभी हमें सेल एक बार और अच्छे से पढ़नी है। ये सिर्फ एक बेसिक था, इसके बाद हम सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार और बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, होप यू लाइक द वीडियो, एंड इसके नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द सम क्वेश्चंस, सम एमसीक्यूज वेरी ब्रॉड, और उसके बाद फिर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।
कपूर।